So today we are going to study the topic that is flower, and this is the most important topic from the NEET point of view. Definitely इस पोर्शन में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे इस पोर्शन में से वो आएंगे आपके टर्म्स पे, जैसे टर्मिनोलॉजीज का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. जो एस्टिवेशन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट. तो इसमें से ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इन हर एक टर्म का क्या मीनिंग है. देन सेकेंड इज एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जो है जरूर आएगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स तो बहुत अच्छे से करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हम फ्लावर का मीनिंग जानेंगे. ठीक है, सो मैनी ऑफ यू माइट नॉट नो द मीनिंग ऑफ फ्लावर. जैसे एक नॉन बायो वाले स्टूडेंट से अगर हम पूछेंगे कि भाई फ्लावर क्या है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि फूल है जिसमें ये पत्तियां होती हैं, है ना. ठीक है, ये इस तरीके के रंग बिरंगे से पेटल्स होते हैं. तो एज अ बायो स्टूडेंट हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन अ फ्लावर? वी विल सी इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लोरल एक्सेस पे हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं. टाइप्स ऑफ ओवरी, सिमेट्री, एस्टिवेशन, androecium that is the male reproductive part of the plant, gynoecium that is the female reproductive part of the plant, placentation means that is arrangement of ovules within the ovary, seed it is the product of sexual reproduction, fruit formed after the sexual reproduction from the ripened ovary, and ultimately that is the floral families, which is again one of the most important topic. So let's start with the meaning of the flower. तो पहले तो कुछ चीज़ें फ्लावर को बताने से पहले मैं आपको शूट के बारे में बता दूं. शूट में हमने ये भी डिस्कस किया था कल कि देयर आर सर्टेन रीजन्स कॉल्ड नोड्स जहाँ से लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, है ना, इस तरीके से. इन रीजन्स को कहा जाता है भाई नोड्स. और दो नोड्स के जो बीच का रीजन होता है इसको कहा जाता है इंटरनोड. अब इस शूट को ना आपने कंपेयर करना है फ्लावर से. ठीक है, तो आपको पता चलेगा फ्लावर भी एक्चुअली शूट से ही बनता है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम की ही मॉडिफिकेशन होती है फ्लावर. कौन सा कलर ले? पिंक. तो शूट में क्या होते हैं? अपेंडेजेस होते हैं जिनका ओरिजिन नोड्स पे होता है, और इंटरनोड्स क्लियरली विजिबल होते हैं. तो बेसिकली आप फ्लावर को देखो, फ्लावर में भी आपको अपेंडेजेस दिखेंगे. ये अपेंडेजेस हैं, ये दिख रहे हैं, ये सेपल्स होते हैं हरे रंग के. और सेपल्स के गुच्छे को, दैट इज ग्रुप ऑफ सेपल्स, इज कॉल्ड कैलिक्स. देन ये जो रंग बिरंगे दिख रहे हैं आपको, दीज आर द पेटल्स, or this is called corolla. Then this is the male reproductive system called androecium, and this is the female reproductive system that is gynoecium. तो these are the four worlds of a flower. अब हर एक अपेंडेज का जो ओरिजिन हो रहा है वो बेसिकली नोड से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ आपको जो इंटरनोड है वो क्लियरली विजिबल नहीं है. ठीक है, इनका ओरिजिन एक्चुअली नोड से हो रहा है, लेकिन इंटरनोड विजिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो शूट है वो कंडेंस हो रखी है. अगर शूट कंडेंस हो जाएगी, ठीक है, तो इंटरनोड्स का जो साइज है वो कम हो जाएगा, तो वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे. तो फ्लावर इज नथिंग बट अ कंडेंस्ड शूट. तो शूट से मैंने फ्लावर बना दिया, शूट को कंडेंस करके,
तो ये बन गई फ्लावर की डेफिनेशन. सो फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट. कैसे बना होगा? शूट एपिकल मेरिस्टम, ऑब्वियसली डिवाइड करने वाले सेल से ही बना होगा. ठीक है, जब किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टम में. तो इट इज अ कंडेंस्ड शूट प्रोड्यूस्ड व्हेन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस इनटू द फ्लोरल मेरिस्टम. तो मेनी थिंग्स दैट यू इग्नोर हैज अ सिग्निफिकेंट मीनिंग. ठीक है, इन द चैप्टर. तो फ्लावर की डेफिनेशन अब क्लियर है. अब इनफ्लोरेसेंस, तो कुछ चीजों की जैसे मैंने ट्रिक्स बनाई हुई थी अपने टाइम में याद करने के लिए, तो वो मैं आपको भी बताऊंगी ताकि चीजें आप आसानी से याद कर सको. इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस. अब देखो, ये मैं एक ऐसे शूट यहां पे बना रही हूं जो रेस लगा रही है इस तरीके से. अब ये रेस लगा रही है ना, तो बाकी सब इससे पीछे ही छूट जाएंगे. तो बाकी सभी जो पार्ट्स होंगे वो इससे पीछे छूट जाएंगे. तो ये इसको याद करने का भी तरीका है कि जब एपिक्स जो है ना शूट का, वो रेस लगा रहा है, तो जो रेस लगा रहा है उसको बाकी सबकी परवाह नहीं होती, बाकी सबको पीछे ही छोड़ देता है वो. तो इस तरीके का एक इन्फ्लोरेसेंस बनता हुआ नजर आता है यहाँ पे, जो कि टिप से पतला है, बेस से चौड़ा है. इसका नाम भी अब आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, रेसिमोज. क्यों? क्योंकि शूट टिप यहाँ पे रेस लगा रही है. तो दिस इज कॉल्ड द रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. This arrangement of flowers in the racemose inflorescence is called acropetal arrangement. ठीक है, तो ये हो गया. तो होता है ना गुलदस्ता, कुछ इस तरीके का भी दिखता है और एक होता है इस तरीके का दिखता है. तो इस तरीके का कैसे बनता है? जब शूट एपिकल मेरिस्टम रेस नहीं लगा रही, वो सबका साथ सबका विकास चाहती है, मतलब सब मेरे साथ चले. ठीक है, तो ऐसे में ये टर्मिनेट हो जाएगी और किसी फ्लावर में भी कन्वर्ट हो सकती है. तो जब ये रेस नहीं लगा रही तो ये शायद टर्मिनेट हो गए, किसी फ्लावर में भी कन्वर्ट हो जाए. अब ऐसे में बाकी सभी इसी के लेवल तक पहुंच पाएंगे क्योंकि इसने क्या नहीं लगाई, रेस नहीं लगाई. ठीक है, तो एक इस तरीके का अरेंजमेंट बन जाएगा, कोई पीछे नहीं छूटेगा यहाँ पे. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बेसिपिटल अरेंजमेंट, और इस इन्फ्लोरेसेंस का नाम होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगी सोलेनेसी में. ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगी पोएसी फैमिली में. ठीक है, तो दिस इज दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसमें टिप जो है वो चौड़ा है और बेस पतला है, इसको बेसिपिटल कहा जाता है. ठीक है, और जिसमें टिप नैरो है और जो बेस है वो चौड़ा है, इसको एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहा जाता है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, सो वी हैव डन दैट इज इन्फ्लोरेसेंस. नाउ अच्छा, मैं सिमेट्री और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताने से पहले आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूंगी ताकि फ्लोरल फैमिलीज पढ़ना आपके लिए काफी आसान हो जाए. अगर आपको कभी कोई फूल दे तो क्या करोगे? फेंक दोगे. मतलब अगर आपको एक टीचर, ठीक है, फीमेल टीचर, ठीक है, फूल देता है, ठीक है,
और पूछता है जरा इसका इंट्रोडक्शन दे दो मेरे को, ठीक है। सो इफ एज अ बॉटनी टीचर आई गिव यू अ फ्लावर एंड आई आस्क यू इंट्रोड्यूस दिस फ्लावर टू मी, ठीक है, गलत सेंस में ले जाते हो हर चीज को। वो भी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी चीज की आप जब जानकारी देते हो तो आप बताते हो कि वो उसका अरेंजमेंट कैसा होता होगा, ठीक है। तो जैसे एक एनिमल की भी हम जानकारी देते हैं, जब आप फाइलम पढ़ते हैं, जैसे फाइलम सिलेंट्रेटा है, तो इसमें सबसे पहले आप सिमेट्री बताते हैं, ठीक है, कि भाई रेडियल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री। तो पहली चीज आप बताएंगे दैट इज द सिमेट्री, ठीक है। देन यू विल टेल वेदर द फ्लावर इज फीमेल फ्लावर, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो फीमेल फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल फ्लावर, दोनों है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टर्म्स में पहले क्लियर कर देती हूँ। सिमेट्री जो होती है ना वो दो तरीके की होती है। सिमेट्री इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। ये चीज हमने पहले से ही समझी हुई है, बस इसके लिए एक एडिशनल टर्म आपने और याद करना है। फ्लावर के केस में क्या होता है, जो रेडियल सिमेट्री होती है उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। और जो बायलैटरल सिमेट्री होती है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जाइगोमॉर्फिक। देन रेडियल सिमेट्री वाला जो फूल होता है, ठीक है, इसका मतलब कि उसको किसी भी एक्सिस से, किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे, इट विल गिव यू टू इक्वल या सेम मिरर हाफ्स, ठीक है, सेम मिरर हाफ्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना रोज, ठीक है, और इसका कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज मस्टर्ड। बायलैटरल सिमेट्री यानी द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स फ्रॉम ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन और द एक्सिस। फॉर एग्जांपल इसका हो जाएगा गुआवा, ठीक है। सो गुआवा इज द एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। हाँ, पी गुलमोहर, बीन, कैसिया, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल धतुरा, शिल्ली, पी गुलमोहर, बीन, कैसिया, ठीक है। तो पी में तो आप देखते ही हैं, इस तरीके से एक ही एक्सिस में आप डिवाइड करोगे, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज द, इससे आपको याद रहेगा कि इसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। बीन में भी आप देखते हो, ठीक है, ऐसे स्प्लिट करोगे इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इससे याद रख लो कि ये बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। अच्छा, अब इनका सिंबल भी मैं साथ ही में ही बता देती हूँ आपको। इसका जो सिंबल होता है दैट इज रेडियल सिमेट्री का, दिस इज लाइक दिस, ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल। बायलैटरल सिमेट्री का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से, परसेंटेज। दिस इज द सिंबल फॉर द बायलैटरल सिमेट्री, और ये सिंबल जो है ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का होता है, ठीक है। Now again a very important topic, that is types of ovary on the basis of position. पोजीशन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ओवरी।
ये 3 कंडीशंस में आपको दिख रही है ओवरी। पहले केस में देखो ओवरी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर अपेंडेजेस ऑफ द फ्लावर सबसे ऊपर है। इस तरीके की ओवरी को आप क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी। तो जब ओवरी की पोजीशन सबसे सुपीरियर होगी, मतलब सबसे ऊपर होगी विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी के लिए एक टर्म जो यूज किया जाता है दैट इज हाइपोगाइनस। अब यहां पे ये टर्म भी आपको याद कराना सिखाती हूं मैं। हाइपो वर्ड का मतलब होता है हमेशा नीचे, गाइनस वर्ड का मतलब होता है फीमेल। तो यहां जितने भी बाकी अपेंडेजेस है वो फीमेल से नीचे हैं, ठीक है? तो नीचे फ्रॉम फीमेल, हाइपोगाइनस, याद हो गया, ठीक है? तो हाइपोगाइनस कंडीशन के अंदर कौन कौन से फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके? अगेन इसके अंदर जो है चाइना रोज आएगा, मस्टर्ड आएगा। यूजुअली चाइना रोज मस्टर्ड एक साथ ही आते हैं, ठीक है? चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल। अब देखो यहां पे द थैलेमस रिम हैज बेसिकली फ्यूज्ड इन सच अ वे दैट रेस्ट ऑफ द appendages of the flower they are positioned above the level of ovary. Such type of ovary is called the inferior ovary, जहां पे ovary inferior होगी, बाकी सभी उसके ऊपर आ गए। This is what you call the epigynous condition. अब epigynous condition के अंदर देखो इसको भी कैसे याद करें? एपी मतलब होता है ऊपर, गाइनस मीन्स फीमेल, यहां फीमेल से सब ऊपर है। तो अब याद रहेगा एपिगाइनस मतलब क्या बात कर रहा है, ये सारे अपेंडेजेस ऊपर है, ओवरी इंफीरियर है, ठीक है? तो एपिगाइनस कंडीशंस में हमारी जो ओवरी होती है वो इंफीरियर जो हो जाती है, दैट इज ग्वावा और कुकुम्बर इसके एग्जाम्पल है, ठीक है? तो एग्जाम्पल इज ग्वावा एंड ऑफ सनफ्लावर, या ठीक है? वो उसकी रे फ्लोरेट्स जो होते हैं ना, उसकी जो वो होती है इन्फ्लोरेसेंस इस तरीके का होता है, उसमें बहुत सारे वो ठीक है अरेंज होते हैं। अभी आपको फैमिलीज में बताऊंगी। कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इस केस में देखो हेयर द ओवरी इज हाफ इंफीरियर, क्योंकि यहां पे बाकी सभी अपेंडेजेस या तो ओवरी के लेवल पे होते हैं या उससे ऊपर होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाफ इंफीरियर ओवरी। या इसके लिए जो टेक्निकल टर्म दिया जाता है दैट इज पेरीगाइनस। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पेरी का मतलब पेरीफ्री पे, तो ओवरी के ना ज्यादा ऊपर ना नीचे, बिल्कुल पेरीफ्री पे ऐसे। गाइनस मीन्स फीमेल, याद हो गया, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर प्लम, ठीक है? पी फॉर पीच, और रोज भी इन्हीं के जैसा है ना, बिल्कुल क्यूट क्यूट है सारे, प्लम, रोज एंड पीच। तो ये तो याद हो जाएगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है? ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है? इसको देखो, मैं इसको ऐसे याद किया था, कुकुम्बर जो होता है ना वो हम खाने के साथ खाते हैं, मतलब उसको एज अ मेन डाइट हम नहीं खाते, क्योंकि वी आर नॉट वेरी हेल्थ कॉन्शियस पीपल, तो इन्फीरियर समझते हैं हम इसको, ठीक है? तो इन्फीरियर से ये इसको ऐसे याद, ठीक है? फ्रूट्स में मेनली गुआवा कभी हम खरीद के नहीं लाते, हमेशा इन्फीरियर सा ही समझते हैं उसको, ठीक है? कि हाँ बीच में काट के दे दिया तो खा लिया। एप्पल और मैंगो पे ही हमारा ज्यादातर वो होता है, ठीक है? तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। किसी को फ्लावर गिफ्ट करना हो तो सनफ्लावर तो हम, ठीक है, बहुत रेयरली देते हैं, रोज, गुलाब का फूल या ऐसे ही फूल देते हैं। चलो ये इससे याद हो गया, गुआवा को। ब्रिंजल कैसे याद होगा? खाना खाते हैं ना। हाँ हाँ, ब्रिंजल तो भाई खाते ही हैं, ठीक है? चाइना रोज बहुत ही कॉमन है, कॉमनली विजिबल होता है, ठीक है? मस्टर्ड तो डालते ही हम खाने में, ठीक है? ब्रिंजल, तो ये सारे सुपीरियर हो गए एक तरीके से, ठीक है? ऑप्शंस में बस हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए, जैसे मर्जी कोई भी ट्रिक जो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करिए, चाहे वो बहुत ही बेवकूफ ट्रिक हो, ठीक है? चलता है, हमें एग्जाम निकालना है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ
सेपल्स और पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेपल्स पेटल्स कैसे अरेंज रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ओके, तो सबसे पहले अगर हमारे जो पेटल्स हैं अगर वो एक दूसरे को जस्ट मार्जिन पे टच कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, दिस इज कॉल्ड वॉल्वेट एस्टिवेशन। सो व्हेन द सेपल्स और पेटल्स टच ईच अदर at margins only, do not overlap, this is called volvate estivation। ठीक है, तो वॉल्वेट एस्टिवेशन का एक ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड की मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई हुई है। क्या ये ट्विस्टेड सा बन गया कुछ? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हर एक पेटल जो है ना, ठीक है, वो एक को ओवरलैप कर रहा है और अगले वाले से ओवरलैप हो रहा है। तो जैसे ये वाला पेटल ए ले लो, ये बी को ओवरलैप कर रहा है, सी से ओवरलैप हो रहा है, तो ऐसे में एक ट्विस्ट सा बन जाएगा इस तरीके का। इसको ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कैसे रटे? तो ट्विस्टेड कौन होती है सबसे ज्यादा? फीमेल्स, लेडी फिंगर। तो फीमेल्स आर वेरी ट्विस्टेड, कोई समझ नहीं पाता, तो लेडी फिंगर, लेडी फिंगर्स। अब इसमें क्या होता है कि फीमेल्स ज्यादातर कॉटन कपड़े पहनना पसंद करती हैं, कॉटन प्लस वो अपने यहाँ पे वो गुलदस्ता क्या बोलते हैं उसको, फ्लावर, फूल लगाती है ना, चाइना रोज, चाइना रोज। ठीक है, तो लेडी फिंगर, कॉटन एंड चाइना रोज ट्विस्टेड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रिकेट का ट्रिक, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है कि पेटल्स या सेपल्स का कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट है ही नहीं। कभी एक दो पेटल से ओवरलैप हो रहा है, दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, इस तरीके से। तो यहां पे ठीक है, बस इतना पता है कि आपको इसमें फिक्स एक पैटर्न दिख रहा है कि भाई मार्जिन पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे। यहां पे एक फिक्स पैटर्न, यहां कोई फिक्स पैटर्न है नहीं, वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है। तो देयर इज नो फिक्स पैटर्न। ठीक है, तो जो लोग गुल खिलाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा गुल खिलाते हैं, उनका लाइफ में कोई एक पर्पस नहीं होता। ठीक है, कोई एक पैटर्न ही नहीं होता। तो गुल, मोहर। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है उसका रट्टा। ठीक है, उसका रट्टा मार लो, कैसिया है आई थिंक। ठीक है, तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हो गए। लास्टली ये बड़ी ही यूनिक टाइप की एस्टिवेशन होती है, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी बड़ी ही यूनिक टाइप की एस्टिवेशन है।
तो इस तरीके की एस्टिवेशन है जिसमें आप देख रहे हो बड़ा ही यूनिक सा अरेंजमेंट है सेपल्स पेटल्स का। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये जो है हवा में लटके हुए इससे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड विंग्स। और ये जो होती है दीज आर कॉल्ड कील, दीज आर टू फ्यूज्ड पेटल्स या सेपल्स, ठीक है। तो इसको वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहा जाता है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है, इतनी यूनिक जो एस्टिवेशन होती है, ठीक है, इसका मतलब आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज ये देती होगी। तो आपकी जो बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कौन से पौधों से पूरी होती है? ग्राम पी बीन, फैबेसी फैमिली के अंदर आने वाले प्लांट्स, ठीक है, फैबेसी। तो फैबेसी फैमिली में जो ग्राम पी बीन, ठीक है, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? वेक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब थोड़े से सिंबल्स देख लेते हैं। यहां पे ओवरी का सिंबल हमें जानना है। ये जो हाइपोगेनिस यानी सुपीरियर ओवरी का सिंबल है कैसे बनाया जाता है? तो ओवरी ऑब्वियसली यहां पे सबसे ऊपर है, तो ओवरी ऊपर रहेगी, ठीक है, और बाकी सब इसके नीचे रहेंगे। इंफीरियर ओवरी का सिंबल, ओवरी सबसे नीचे रहेगी, बाकी सब इसके ऊपर रहेंगे। और हाफ इंफीरियर में इस तरीके का सिंबल दिया जाता है, मतलब एट द लेवल ऑफ ओवरी। तो दीज आर द सिंबल्स, ये साथ ही साथ मैं बता रही हूं ताकि फैमिलीज याद करना आसान हो जाए। इनका कोई एक फिक्स्ड वो नहीं होता सिंबल, लेकिन मैं आपको यहां पे एक चीज बता दूं, अगर ये सेपल्स और पेटल्स अरेंज्ड हैं लाइक दिस, तो 4 पेटल्स या सेपल्स इस तरीके से अगर अरेंज है तो आप लिखोगे 4। अगर वो कह रहा है कि फ्यूज्ड है आपस में, तो इसके बाहर बस एक ब्रैकेट लगा दोगे। 4 सेपल्स अगर फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है आपस में, तो नॉर्मल ऐसे लिखोगे, तो ये फ्री, ठीक है। और अगर फ्यूज्ड है तो उसके आगे आप एक ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपसे पूछती हूँ सिंबल्स बताना मेरे को। तो 4 फ्री सेपल्स, 4 फ्यूज्ड सेपल्स, तो क्या लिखेंगे? इसको नॉर्मल लिखेंगे 4, फ्यूज्ड ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। देन इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पॉलीसेपलस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड गैमोसेपलस कंडीशन। तो पॉली मीन्स दे आर फ्री, इसलिए बहुत सारे नजर आते हैं। गैमो मीन्स दे आर फ्यूज्ड। अब यहां एग्जांपल लेती हूं मैं इसका, 5 फ्री पेटल्स, सिंपल लिखेंगे 5 इसका भी। 5 फ्यूज्ड पेटल्स, 5 और उसके बाहर एक ब्रैकेट लगा देंगे। ये वाली जो कंडीशन हो गई, ये क्या हो गई? इसी की तरह पॉली पेटलस कंडीशन, और ये हो गई गैमो पेटलस कंडीशन, ठीक है। तो ये सिंबल्स बनाने आ गए हमें, ठीक है। हाँ, एक मिनट। तो किसी भी फ्लावर की जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, सबसे पहले तो उसकी सिमेट्री मेंशन करते हो, सेक्सुअलिटी मेंशन करते हो। वो जब हम फैमिलीज पे आएंगे तब याद करेंगे कौन सी फैमिली की क्या क्या सेक्सुअलिटी होती है। फिर इसके बाद हमेशा जो चलता है सीक्वेंस वो होता है KCAG। के यहाँ पे क्या होते हैं? सबसे पहले क्या आ रहे हैं? सेपल्स। इसको रट्टा नहीं मारने की जरूरत, सबसे पहले सेपल आ रहे हैं तो सेपल लिखोगे, फिर पेटल आ रहे हैं तो ये सेपल का ग्रुप, ये पेटल्स का, फिर ये आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्रोशियम, और ये फीमेल, ठीक है। इस तरीके से एक फ्लावर की इंट्रोडक्शन हमेशा दी जाती है। तो अभी तक हमने सिमेट्री के बारे में जान लिया, सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट के बारे में जान लिया। अब हम चलेंगे एंड्रोशियम और गाइनोशियम पे।
तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड स्टेमन. स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट पोर्शन. ये फिलामेंट फ्री भी हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है किसी पेटल सेपल के साथ. और ये जो होता है स्वोलन पार्ट, दिस बाइलॉक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एंथर. तो एंथर के अंदर बेसिकली क्या बनते हैं हमारे प्यारे पोलन ग्रेन्स. पोलन का प्रोडक्शन एंथर में होता है. अब स्टेमेंस के अरेंजमेंट को देखते हैं. तो कंडीशन ऑफ स्टेमन, इफ स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ पेटल्स, अगर स्टेमन पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है एपीपेटलस कंडीशन. और ये जो एपीपेटलस कंडीशन होती है, ये सोलानेसी फैमिली, जो टोमेटो पोटैटो की फैमिली होती है, सोलानेसी फैमिली में देखी जाती है. ACAE, ठीक है, सोलानेसी फैमिली में देखी जाती है. अगर जो सेपल्स पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड है, मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है. सेपल और पेटल जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं ना, इसको कहते हैं पेरियांथ कंडीशन. ये पेरियांथ कंडीशन आपको मिलती है प्याज, ठीक है, जो वो लिलिएसी फैमिली होती है उसके अंदर ये पेरियांथ कंडीशन होती है. और अगर इस पूरे पेरियांथ के साथ हमारे स्टेमन भी फ्यूज है, इसको कहते हैं एपीफाइलस कंडीशन. सो व्हेन स्टेमन इज फ्यूज्ड विथ पेरियांथ, this is called epiphylous condition. तो epipetalous when fused with petals, epiphylous when fused with the perianth. ठीक है. In some flowers, stamens are present in bundles. अब ये बंडल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं. अगर ये बंडल एक है, इसको मोनोएडल्फस कहते हैं. सो लाइक दिस, देयर इज ओनली वन बंडल ऑफ, सिर्फ एक ही बंडल है स्टेमेंस का, इसको मोनोडेल्फस कंडीशन कहते हैं. इफ इट इज टू डाईएडल्फस, जैसे कि इन द केस ऑफ पी, तो यहां पे दो बंडल्स बना देंगे हम. एक बंडल, ये दूसरा बंडल. दिस इज कॉल्ड डाईएडल्फस कंडीशन, like in case of P. If there are many such bundles, of the stamen, इस तरीके से बहुत सारे बंडल्स हैं, इसको हम बोलेंगे पॉलीएडल्फस कंडीशन. This time question was asked, it's an ignored topic, but question was asked this time. ठीक है, ये पाया जाता है सिट्रस के अंदर. ठीक है, एक मोनोएडल्फस का भी एग्जांपल याद कर लेते हैं, चाइना रोज. ठीक है, हाँ, मोनोएडल्फस चाइना रोज, ये मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है, बट आपको मालवेसी फैमिली नहीं करनी है,
सिर्फ 3 फैमिलीज याद करनी, क्योंकि ये चैप्टर तो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है बिल्कुल भी, सिर्फ 3 ही फैमिलीज आपने याद करनी है। हिबिस्कस ही बोलते हैं ना। So female reproductive part, that is pistil, having 3 parts: stigma, style and ovary. अब ये जो पिस्टल होते हैं, they could be either free or fused. They could be either free or fused. If they are free, this is called no. सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, ठीक है, एपोकार्पस कंडीशन. इफ दे आर फ्यूज्ड, सिन कार्पस कंडीशन. तो कार्पस वर्ड कहां से आया? देखो, पिस्टल या फिर इसका दूसरा नाम कार्पल भी है, तो यहां से ये कार्पस शब्द आया है. अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये जो पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, हमने मेन जो है, ठीक है, किसके बारे में जानना है? ओवरी के बारे में. इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, दे आर बेसिकली अटैच्ड लाइक दिस. दे आर अटैच्ड लाइक दिस. अब ये ओव्यूल जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारी ओवरी में देयर आर मेनी ओव्यूल्स, और इनका एक कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, एक पैटर्न हो सकता है ओवरी के अंदर अरेंजमेंट का, तो उसको हमने जानना है. So the arrangement of ovules in the ovary, this is called placentation. तो जैसे होता है ना, यूट्रस के अंदर जो बच्चा होता है और मदर के बीच में कनेक्शन होता है प्लेसेंटा, उसी तरीके से ये जो ओवरी होती है, इसके अंदर जो ओव्यूल्स जुड़े हैं, ये जो कनेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा. दिस अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन. नाउ वी विल सी वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. कुछ इसमें से आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये देखी बिल्कुल आपकी प्लेसेंटेशन होंगी. So number 1, marginal placentation. तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में आप देखोगे कि ये जो ओव्यूल्स है, दे आर अरेंज्ड ऑन द मार्जिन या रिम ऑफ द ओवरी. तो इस तरीके का कुछ आपको पी के प्लांट्स में दिखाई देता है, ठीक है, पी के अंदर बिल्कुल वो मार्जिन से अटैच्ड होते हैं. तो ये हमें ऑलरेडी पता है, बस नाम, टेक्निकल नेम इसका जानना था, मार्जिनल. फिर एक होता है आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन. तो मैं आपको नींबू बना के दिखाती हूं. नींबू के अंदर जो सीड होती है वो किस तरीके से अरेंज होती है? ये इस तरीके से. तो नींबू, टमाटर दोनों को काट के देखते हो कुछ इसी तरीके से नजर आता है, तो ये भी आपको ऑलरेडी पता है. तो सिट्रस, टोमेटो, फ्री सेंट्रल, सॉरी पहले तो पेराइटल, तो पेराइटल वर्ड का ही मतलब होता है पेरिफ्री. तो यहां पे इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो ओव्यूल्स हैं,
they are arranged at the periphery, not in the center. This is called the parietal placentation. ठीक है, तो parietal placentation ovules develop on the inner wall of the ovary on the peripheral part. ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है that is mustard and argemone. Mustard, argemone. मस्टर्ड तो जरूर होना चाहिए. चाइना रोज मस्टर्ड आर मस्ट फॉर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी. ठीक है, ये उसमें किसी उसमें डलता है आई थिंक, वो जो बेवरेजेस वगैरह जो चाय कॉफी वगैरह हम पीते हैं. This is called free central placentation. फ्री सेंट्रल के केस में जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो सेंटर में अरेंज है, लेकिन यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है. एक्साइल और इसमें देखो फर्क क्या है, यहाँ पे सेप्टा थे और ओव्यूल्स कुछ इस तरीके से अरेंज थे. तो फ्री सेंट्रल में ये सेप्टा से फ्री है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, फ्री सेंट्रल. ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो. तो फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल होता है प्रिमरोज, डाइंथस, and lastly basal placentation. So the ovules are arranged at the base of the ovary. Basal placentation again it's very unique. मैरीगोल्ड, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, मैरीगोल्ड के अलावा इसका एक और एग्जाम्पल होता है दैट इज सनफ्लावर. ठीक है, सनफ्लावर. तो सनफ्लावर के अंदर या मैरीगोल्ड के अंदर हमें बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी. सो एस्टिवेशन वी हैव सीन, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, प्लेसेंटेशन. अब हम आते हैं दैट इज ऑन द टॉपिक सीड एंड फ्रूट. तो सीड जो होती है बेसिकली क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ये दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओव्यूल. जैसे ही इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनने की शुरुआत होती है तो ये जो ओव्यूल है ये एक सुरक्षा कवच बना देता है इस एम्ब्रियो के लिए. उस सुरक्षा कवच को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड सीड. और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली इसमें एक और इवेंट चलता है. अब देखो क्या होगा, इस सीड से ही तो प्लांट की अगली जनरेशन इस सीड के अंदर ही प्रेजेंट है. अगर ये सीड फैलेगी नहीं तो प्लांट की जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी. तो क्या है कि कोई जानवर आकर के जब तक फ्रूट को खाएगा नहीं तब तक सीड जो है वो ग्राउंड वगैरह पे नहीं गिरेगी और प्लांट की जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी. तो फ्रूट बनने का जो लॉजिक है वो यही है कि प्लांट की जनरेशन आगे बढ़ सके. तो सीड का मतलब क्या है, इट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ ओव्यूल. ठीक है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Produced after modifications of ovule. अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं. That is monocot and dicot seed.
सो दिस इज अ डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड के अंदर देखो ये 2 कॉटिलेडन्स नजर आ रहे हैं, 2 कॉटिलेडन्स। और कॉटिलेडन क्या होता है? इट इज द रिजर्व फूड फॉर द डेवलपिंग सीड। डेवलपिंग सीड जो है उसमें एक रिजर्व फूड होता है, दैट इज कॉल्ड कॉटिलेडन। इस कॉटिलेडन के अटैचमेंट से ऊपर वाला रीजन जो है इसको प्लूम्यूल कहते हैं, और इसके अटैचमेंट से जो नीचे वाला रीजन है इसको रेडिकल कहते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड में लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ व्हीट। तो देखो ये एक मोनोकॉट्स की सीड होती है, इसके अंदर ये जो होता है दिस इज द एंडोस्पर्म, ठीक है। ये एक लेयर होती है इसके अंदर, एल्यूरॉन लेयर, विच इज रिच इन प्रोटीन। आपको प्लॉइडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एल्यूरॉन लेयर पे, तो क्योंकि ये एंडोस्पर्म का एक हिस्सा है तो इसकी प्लॉइडी भी हमेशा याद रखना 3n होगी। देन दिस इज द, अब आपको यहाँ पे दिखा दूं कि जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स शूट बनाएंगे, कौन कौन से जो है रूट बनाएंगे। तो ये जो डेवलपिंग पार्ट होता है, ठीक है, ये आगे चल के प्लूम्यूल बनता है और ये आपका रेडिकल बनता है, ठीक है। तो दिस विल बिकम द प्लूम्यूल और ये बनेगा रेडिकल। इसको कवर करता है कौन? कॉलियोप्टाइल। इसको कवर करता है कौन? कॉलियोरिजा। और ये इसके अंदर एक कॉटिलिडन है। मैंने कहा था ना मोनोकॉट सीड है तो सिंगल कॉटिलिडन होगा इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता देती हूँ जो आपको नहीं पता होगी कि इसके अंदर ये जो एंडोस्पर्म है दैट इज द रिजर्व फूड। यहाँ पे क्या होता है ना, कॉटिलिडन का फंक्शन मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में अलग अलग होता है। हेयर कॉटिलिडन इज डायरेक्टली एक्टिंग एज द रिजर्व फूड। यहाँ पे मोनोकॉट सीड के अंदर कॉटिलिडन क्या करता है, यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करके प्लूम्यूल या रेडिकल पार्ट्स के पास देता है, जिससे कि वो क्या करेंगे, दे विल हेल्प इन द सीड जर्मिनेशन। जब ये प्लूम्यूल रेडिकल पार्ट बाहर आएंगे तो वो जर्मिनेशन होगा सीड का। इस तरीके से ये प्लूम्यूल और ये रेडिकल, ठीक है। तो कब? जब उसको फूड मिलेगा, फूड ये एब्जॉर्ब करके इसको दे रहा है। तो यहाँ पे कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म से फूड लेके प्लूम्यूल और रेडिकल के पास पहुंचा रहा है। सो दिस इज द केस विद द मोनोकॉट सीड। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ये मोनोकॉट सीड का ही स्ट्रक्चर पूरा दिखाया हुआ है और ये डाइकॉट सीड का, ठीक है। फ्रूट, जैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी भी साथ ही साथ क्या होती है, ये फ्रूट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई पूछे कि फ्रूट क्या है तो आप बोलोगे फ्रूट इज सिंपली द राइपेंड ओवरी। तो फ्रूट इज सिंपली द राइपेंड ओवरी। अब फ्रूट को थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन सा फ्रूट पसंद है? मैंगो। मैंगो आने वाले हैं। अच्छा, लीची। अब देखो फ्रूट में क्या क्या होता है। फ्रूट की एक पूरी वॉल होती है, फ्रूट की एक पूरी वॉल होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्प। इस पेरिकार्प पे बेस्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। समटाइम्स दिस पेरिकार्प इज फ्लैशी, और जिन फ्रूट्स के अंदर ये फ्लैशी होता है दे आर कॉल्ड फ्लैशी फ्रूट्स।
समटाइम्स द पेरिकार्प इज ड्राई, दिस आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स। तो जैसे कि यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ फ्लैशी फ्रूट। अब पेरिकार्प जो होता है दैट इज अ फ्रूट वॉल, इसके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर वाला जो होता है एपिकार्प, बीच वाला मीजोकार्प और सबसे अंदर वाला एंडोकार्प। तो आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। अब अलग अलग फलों में मैं आपको बताती हूँ, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नीट में। अलग अलग फलों में एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में अलग अलग हिस्से एडिबल हो सकते हैं। अब आप खुद अपना दिमाग लगा के बताओ, क्या मैंगो के अंदर आप एपिकार्प खा जाते हो? हाँ, नहीं खाते। इसमें सिर्फ आप किसको खाते हो भाई? मीजोकार्प को खाते हो। एंडोकार्प इसके अंदर हार्ड और स्टोनी होता है, वो भी आप नहीं खाते हो, ठीक है। और अंदर होती है इसके अंदर यहाँ पे सीड, ये भी कोई नहीं खाता, ठीक है। तो ये, अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूं जिसमें आप एंडोकार्प को खाते हो। ये देखो, ये जो है दिस इज कोकोनट। कोकोनट के अंदर ये जो बाहर वाला रीजन मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज एपिकार्प, फिर दिस इज द मीजोकार्प जो हार्ड वाला पार्ट होता है, देन दिस इज द एंडोकार्प। अब इसके अंदर देखो आप क्या खाते हो, which is the edible portion of this coconut? तो इसके अंदर आप जो खाते हो, दिस इज दिस पार्ट, ठीक है, सॉरी एंडोकार्प ये नहीं है, ठीक है, एंडोकार्प ये है, ठीक है, दिस इज एंडोस्पर्म, ठीक है, ये एंडोस्पर्म होता है, ये जो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, और ये जो होता है दिस इज द स्टोनी एंडोस्पर्म, ठीक है, या इसको सीड कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सीड पार्ट। तो ये जो है इसके अंदर क्या होता है, दिस इज द एडिबल पोर्शन। अब आपको क्या है कि अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें देखना होगा, ठीक है, कि किस फ्रूट के अंदर आप कौन सा हिस्सा जो है खाते हो, तो दैट इज द एडिबल पार्ट ऑफ दैट फ्रूट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं फ्रूट से। अब है इसमें लास्ट टॉपिक, फैमिलीज। सो एज आई टोल्ड यू, एक फ्लावर को जब आप इंट्रोड्यूस करते हो, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस अ फ्लावर? तो सबसे पहले आप फ्लावर की सिमेट्री के बारे में बताते हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में बताते हैं, देन इसके वर्ल्स के बारे में बताते हैं। सबसे बाहर में कौन है? कैलिक्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। फिर उसके बाद कौन है? कोरोला, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। देन एंड्रोशियम एंड देन जी, ठीक है। तो के सी ए जी, बस ये याद रखना है, ठीक है, के सी ए जी। अब देखो, आपको जो फैमिलीज याद करनी है, देयर आर ओनली 3 फैमिलीज दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। और इसमें हर एक जो फैमिली है दैट इज सोलेनेसी, ठीक है, आपके फैबेसी,
या फिर लिलिएसी, सभी के अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो बाइसेक्शुअल होंगे। एक चीज तो याद हो गई सबके बारे में, सभी बाइसेक्शुअल होंगे, ठीक है। फिर एक फैमिली फैबेसी को छोड़ के बाकी सभी क्या होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री वाले होंगे, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी जो आपने पढ़नी है दैट इज फैबेसी फैमिली में, चाहे वो लिलिएसी फैमिली हो और चाहे सोलेनेसी फैमिली, सभी के अंदर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सिमेट्री की बात करें तो ओनली फैबेसी फैमिली के अंदर आपको बायलैटरल सिमेट्री देखने मिलेगी, लिलिएसी और सोलेनेसी फैमिली के अंदर आपको एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री ही मिलेगी। इतनी चीजें याद हो गई। अब KCAG सभी के लिए डिफरेंट है, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैबेसी फैमिली की। अब देखो इस डायग्राम से ही आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि फैबेसी फैमिली जिसमें वो आते हैं आपके ग्राम, पी, बीन एंड ऑल, लेग्यूम्स आते हैं सारे, ठीक है। इसके अंदर जो सिमेट्री होगी वो हमारी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होगी। सेक्सुअलिटी सभी में हमने देख ली कि क्या है, बाइसेक्सुअल है, जितनी भी फैमिलीज हम पढ़ रहे हैं। अब लिख दो यहाँ पे KCAG, जो दिख रहा है ये यहाँ पे नोट कर लेंगे हम। कैलिक्स में क्या कितने सेपल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, पांचों फ्यूज है, फ्री है, फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज है। तो 5 और क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, C दैट इज कोरोला। कोरोला के अंदर जो एस्टिवेशन यहाँ पे आपको दिख रही है दैट इज द वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसमें एक फ्री होता है, 2 फ्री होते हैं और ये वाले 2 फ्यूज होते हैं, एक स्टैंडर्ड पेटल होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड, फिर ये 2 विंग्स, फिर 2 फ्यूज्ड, बस ऐसे लिख दिया इसको। एंड्रोशियम के अंदर यहाँ पे देखो ये एक स्टेमन अकेला यहाँ पड़ा हुआ है और ये 9 जो है ना आपस में फ्यूज्ड है। सो 9 फ्यूज्ड प्लस 1। और ओवरी जितनी भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो सभी में सुपीरियर ओवरी मिलेगी, लेकिन इसमें ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही लॉक्यूल है, इसलिए ये यूनिलॉक्यूलर ओवरी में आप 1 लगाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये याद हो गया। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगे, आपके जितने भी पल्सेस होती हैं वो सभी फैबेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये जो मुलट्ठी चाय के अंदर हम डालते हैं वो आपको फैबेसी फैमिली की होती है, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स, ल्यूपिन, ल्यूपिन याद रखना, ल्यूपिन और ट्यूलिप पे नीट वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं। ल्यूपिन फैबेसी में आता है, ट्यूलिप लिलिएसी फैमिली में आता है, ठीक है। हाँ, इसलिए कंफ्यूज करके ये एक ही साथ आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे, ठीक है। तो फैबेसी में आते हैं हमारे सभी लेग्यूम्स, ठीक है। फॉडर आता है, सेस्बोनिया, ट्राइफोलियम, ठीक है। इसके अंदर आता है आपका दैट इज ऑर्नामेंटल्स लाइक ल्यूपिन, देन मेडिसिनल लाइक मुलट्ठी, जिसको चाय में डालते हैं जब जुकाम वगैरह होता है, ठीक है, मेडिसिनल होता है मुलट्ठी। एक डाई होती है इसके अंदर दैट इज इंडिगो। जितने भी आपके एडिबल ऑयल होते हैं सेहत के लिए जो अच्छे होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक पेज पे लिखना पड़ेगा, सारी फैमिलीज एक पेज पे आ जानी चाहिए।
सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली के अंदर भी आपको जो सबसे बाहर जो कैलिक्स होगा ऑल फ्यूज्ड, ये सभी फ्यूज्ड होंगे। देन इसके बाद जो आप पेटल्स बनाओगे दे विल ऑल्सो बी फ्यूज्ड। और मैंने यहां पे आपको बताई थी एक कंडीशन होती है, इन्फ्यूज्ड पेटल से स्टेमन भी फ्यूज ही मिलेंगे। तो अब देखते हैं सभी क्या है, बाइसेक्सुअल है, फैबेसी को छोड़ के सभी एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। अब लिख दो सिर्फ KCAG। अब देखो के 5 सेपल्स हैं, क्या है, फ्यूज है। इसके बाद आपके 5 पेटल्स हैं, क्या है, 5 फ्यूज है। एंड्रोशम क्या आपस में फ्यूज है एंड्रोशम? नहीं, तो 5 फ्री लिखोगे। और यहाँ पे ओवरी सभी में सुपीरियर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लॉक्यूल्स हैं वो 2 हैं और वो दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं। एक और कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई है, ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एपीपेटलस कंडीशन, जिसमें कि स्टेमन जो होता है वो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है। ये आपको टोमेटो पोटैटो की फैमिली में देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर इस तरीके से हम इनका फ्यूजन का सिंबल दिखाते हैं, ये एपीपेटलस कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, जैसे एक बार आया है एपीपेटलस कंडीशन इन चारों में से कौन सी है, तो CA इस तरीके से ऊपर से फ्यूज्ड, ठीक है। अब सोलेनेसी फैमिली के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या है, इसके अंदर आते हैं आपके जितने भी टोमेटो पोटैटो ब्रिंजल हैं, ठीक है, सारे एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। टोमेटो पोटैटो ब्रिंजल, चिली, फ्यूमिगेटरी प्लांट्स, फ्यूमिगेटरी यानी कि टोबैको, मेडिसिनल वेरी इंपॉर्टेंट, अश्वगंधा बहुत सी बीमारियों का इलाज, बेलेडोना, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स में इसके अंदर आता है पेट्यूनिया, तो फॉर्मूला, डायग्राम, एग्जाम्पल्स, ठीक है, तीनों फैमिलीज। अब आते हैं सबसे यूनिक टाइप की फैमिली पे, लिलिएसी फैमिली। ओके, क्या यहाँ पेटल सेपल अलग से दिख रहे हैं? नहीं, इसका मतलब पेटल सेपल आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन दैट इज कॉल्ड पेरियांथ। तो मैंने आपको बताया था प्याज जो होता है लिलिएसी फैमिली के अंदर जो आता है, ठीक है, या जो लिली होता है दैट इज एलियम सेपा, ठीक है, ये सभी के अंदर जो पेटल सेपल होते हैं आपस में ही फ्यूज होते हैं। तो इसमें आपको कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि सेपल्स कहाँ है और पेटल्स कहाँ है, दे आर ऑल फ्यूज्ड, ठीक है। अब ये आपस में भी फ्यूज होते हैं लाइक दिस, इस तरीके से आपस में भी फ्यूज होते हैं। तो इसका सिंबल कैसे लिखें? सबसे पहले तो क्या होगा, ये एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, ये हमें पता ही है। अब यहाँ KC नहीं लिखना, पेरियांथ लिखना है, PAG, दैट्स इट। अब पेरियांथ के अंदर देखो, यहाँ पे 1 2 कुछ जो है अलग लेवल पे है और कुछ अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे ना लेवल डिपिक्ट करना होता है। तो 3 + 3, 3 आउटर
और 3 इनर, लेकिन आपस में क्या है, सब फ्यूज्ड हैं। तो 3 + 3 बाहर फ्यूज्ड का सिंबल आ जाएगा। तो इनसे जुड़े हैं स्टेमन, तो क्या कर दूं, इनको फ्यूज कर दूं, लेकिन स्टेमन आपस में फ्यूज नहीं है। हाँ अनफ्यूज है, आपस में फ्यूज नहीं है, बिल्कुल सही दिखा रखा है भाई, ठीक है। तो लेकिन क्या है, देखो अगर ये बाहर की तरफ है तो ये वाला स्टेमन की जो पोजीशन होगी ये डिफरेंट हो जाएगी, ये अंदर की तरफ है, ये वाले स्टेमन की पोजीशन, तो 3 बाहर की तरफ 3 अंदर की तरफ, आपस में फ्यूज नहीं है तो फ्यूजन मत दिखाओ। फ्यूज्ड है भाई, ठीक है। ओवरी इसके अंदर ट्राइलोक्यूलर है। नई वाली एनसीईआरटी में क्या है, फ्यूज है, ठीक है। इसको चेंज कर लो। तो इसके अंदर आते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स, दैट इज एलियम सेपा अनियन, जो कि एक तरीके से मेडिसिन भी है, ठीक है। वो डाइजेशन को काफी ज्यादा, ठीक है, ईज कर देता है। ऑर्नामेंटल्स मैंने बताया था आपको, ल्यूपिन उसमें आएगा, ट्यूलिप किस में आएगा, लिलिएसी फैमिली में आएगा। मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, एलोवेरा, ठीक है, द गॉड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एलोवेरा, ठीक है। वेजिटेबल्स में इसके अंदर आएगा एस्पेरागस एंड कोलचीसिन, ठीक है। तो एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट, एलियम सापा दैट इज अनियन, वेजिटेबल्स के अंदर एस्पेरागस, कोलचिकम, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स।